एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करने वाले हैं गेट बीटी की, गेट बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। उसी तैयारियों को और धार देने के लिए, उन्हीं तैयारियों को और बेहतर करने के लिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ लास्ट 3.5 मंथ स्ट्रैटेजी। और विश्वास मानिए, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो श्योर शॉर्ट सक्सेस आपको गेट में इस बार जरूर मिल जाएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप यही स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और रिजल्ट्स देखिएगा, आपकी रैंक विद इन 100 जरूर आ जाएगी। चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए किस तरीके से हम गेट बीटी को इस बार अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिलेबस की। अगर आपने अभी तक भी सिलेबस वगैरह नहीं देखा हुआ है तो गेट की वेबसाइट पे जाइए और सिलेबस देखिए और उसके हिसाब से उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसके बाद जैसे जैसे मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करते जाइए। अब आते हैं, बात करते हैं बुक्स की। मैंने इससे पहले भी गेट के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बुक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज जाकर के उस वीडियो को देखिए। मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। आप उसके में जाकर के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बुक्स को आप फॉलो करें। देखिए, इस समय हमारे पास टाइम बहुत कम है। बहुत बड़ी बड़ी किताबों को फॉलो करेंगे अगर आप तो लिमिटेड टाइम में आपको नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगी, बट आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है तो आपको शुरुआत से पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन इस समय हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारा एम है गेट को निकालना। तो देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है कि लास्ट 3.5 मंथ्स आर लेफ्ट, 3.5 महीने लगभग बाकी हैं। हम जब वीडियो बना रहे हैं तो अक्टूबर 17 है इस समय, और 3.5 मंथ्स को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। 3.5 मंथ्स को डिवाइड कर रहे हैं 2.5 मंथ्स में और 1 मंथ में। डेज कितने हो गए? लगभग 75 डेज यहाँ हो गए और लगभग 30 दिन यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए हम लोग ये पहले 2.5 मंथ में क्या करेंगे और लास्ट का जो 1 मंथ है उसके अंदर हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे। तो देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। स्ट्रैटेजी फॉर फर्स्ट 2.5 मंथ्स, पहले 2.5 महीने में हम किस तरीके से तैयारी करें। अगर आपकी आज से ही तैयारी आप शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बोर्ड पे, ये बहुत ही मेन टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आता है 15 नंबर का। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग लगभग 15 नंबर का हर साल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक यही है गेट का, ध्यान रखिएगा। इसमें भी न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत जबरदस्त आता है, तो आप जब प्रिपेयर करेंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन को जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये गेट बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की आप तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ये 15 नंबर का आता है। तो मैंने एक अंदाजन, अगर मैं प्रिपेयर करता तो मैं इन सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम देता। ये जरूरी नहीं है कि आप इतना ही टाइम दें, ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर मैं प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देता उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बांट रखा है। और लगभग इतना ही टाइम सबको लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें बायोकेमिस्ट्री में या जो पोर्शंस जहाँ पे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं तो उसको करने में ज्यादा समय लगता है। देखिए, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो ये 15 नंबर का हर साल आता है और इसको प्रिपेयर करने के लिए लगभग आपको 12 दिन चाहिए। इन 12 दिनों में क्या क्या करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले ये वीडियो कंटिन्यू करती रहिए। नेक्स्ट, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, लगभग 12 नंबर का आता है। ये 15 मार्क्स का, ये 12 मार्क्स का, और इसको कंप्लीट करने के लिए लगभग 10 डेज आपको लगेंगे। अब आइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ये भी 10 मार्क्स का आता है हर साल और इसको कवर करने के लिए आपको 7 दिन की लगभग जरूरत पड़ेगी। इम्यूनोलॉजी 7 मार्क्स का आता है, लेकिन इम्यूनोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 डेज में लगभग आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड आते हैं तो वो आप न टच करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। आइए, इम्यूनोलॉजी की हमने बात कर ली, इसको 5 डेज हम देते हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात करिए, मेजर टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या है, एंजाइम्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको कम से कम 10 डेज दीजिए और ये आता है 7 मार्क्स का। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आते हैं। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, अलाइनमेंट वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम क्या होती है, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम क्या होती है, किस तरीके से आप अलाइनमेंट करेंगे, ग्लोबल अलाइनमेंट, लोकल अलाइनमेंट, ब्लास्ट के टाइप्स, इस तरीके के क्वेश्चन जो
उतनी ज्यादा डीप में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बहुत डीप में आएगा तो वैसे भी आपके इसको सॉल्व करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आता है 4 मार्क्स का, तो इसको आप बहुत ज्यादा समय ना दें, इसको आप लगभग लगभग 3 दिन दें, ठीक है। अब आते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स होता तो टफ है क्योंकि इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स या प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आता 4 मार्क्स का है, तो इसमें भी आप ज्यादा समय ना दें, क्योंकि मैंने एक दिन और बढ़ा दिया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स से ज्यादा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन, टेट्राइड एनालिसिस वगैरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इसको 4 डेज दे दें, जेनेटिक्स को आप 4 डेज दे दें। आते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे। माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है, ज्यादातर डिजीजेस वगैरह पूछ लेता है या क्लासिफिकेशन पूछ लेता है माइक्रोब्स का। उसको भी सॉल्व करने के लिए आपको उसमें थोड़ा याद करने का ज्यादा समय चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको भी 4 दिन दिए हैं और ये भी पूछा जाता है 4 मार्क्स का, ठीक है। अब आते हैं बायो एनर्जेटिक्स पे या बायोमोलिक्यूल्स पे। देखिए बायोमोलिक्यूल्स हम सब जानते हैं कि प्रोटीन हो गया, आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें, इसमें याद करने की चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन देखिए बायो एनर्जेटिक्स में एक टॉपिक कभी मत भूलिएगा, डेल्टा जी के ऊपर क्वेश्चंस बेहद आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं डेल्टा जी के ऊपर क्वेश्चंस। अलग अलग फॉर्मूला जो होते हैं डेल्टा जी के, उनसे किस तरीके से वैल्यू निकाली जा सकती है, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। और पीएच, बफर, इस तरह से भी क्वेश्चंस कभी कभी मिला करके पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। बायो एनर्जेटिक्स हो गया और बायोमोलिक्यूल्स हो गया, थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन भी है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। इसको सॉल्व करने के लिए या इसको कंप्लीट करने के लिए आप अपने आप को दीजिए 6 दिन। अब बचता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में मेजर चीजें क्या हैं, आपको सेल सिग्नलिंग वगैरह देखना पड़ेगा, डिवीजन देखना पड़ेगा और सेल के कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे। इसको ये हम लोग बहुत शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसमें इतना ज्यादा समय मेरे हिसाब से अगर मैं तैयारी करता तो उतना ज्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पे लगभग लग रहे हैं 4 डेज और आता भी लगभग 4 मार्क्स का ही है। तो देखिए हम लोगों ने बात कर ली 10 टॉपिक्स के बारे में, और लगभग जितना समय लगना चाहिए या जितना समय आप दे करके इनको फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा मैंने टाइम दिया है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को, 12 दिन का समय दिया है, क्योंकि ये सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक है। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है, और अगर आप इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं और भी बाकी चीजों को मैंने उसी हिसाब से उसी प्रायोरिटी में मार्क्स दिए हुए हैं। अब आप देखिए ये मार्क्स के हिसाब से ही ये अरेंज है, मोरलेस मार्क्स के ही हिसाब से ये अरेंज है। तो सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक ऊपर है, उसके बाद जो कम मार्क्स के हैं वो नीचे हैं। और मैंने टाइम कुछ इस तरीके से सोच के दिया है कि जो सब्जेक्ट ज्यादा याद करने वाला है या ज्यादा न्यूमेरिकल है तो उसको ज्यादा समय मैंने दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 दिन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्यों दिए हैं, इतना ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, या इतना ज्यादा समय तो इम्यूनोलॉजी में नहीं लगना चाहिए, इतना ज्यादा समय क्यों दिया है। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस समय उन 12 दिनों में सिर्फ और सिर्फ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप मेजर टाइम, अगर आप 12 घंटे या 13 घंटे या 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप उसमें मेजर टाइम दीजिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को, बिल्कुल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को मेजर टाइम दीजिए। लेकिन जब भी आपका रिसेस या ब्रेक करने का मन करे तो उसमें आपको दो चीजें और देखनी है। आपको समय निकालना है 1 घंटे 2 घंटे का जीए के लिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए, और 1 घंटे 2 घंटे का समय रोज निकालना है आपको मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शंस आते हैं, मैट्रिक्स वगैरह आता है, तो उसको भी आप थोड़ा समय हर रोज निकाल करके देंगे तो आपको इतना ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा और आप उसको आसानी से कर भी सकेंगे, ठीक है। तो आप जितना टाइम दे रहे हैं उसका थोड़ा प्रोपोर्शन रोज अगर आप जीए और मैथमेटिक्स को दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब 12 दिन में और क्या करना है, देखिए आपने जो टॉपिक पढ़ लिया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आपने पढ़ लिया, तो ध्यान दीजिए जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस पाथफाइंडर से सॉल्व करते जाइए। और अगर आपको कहीं और से भी, जैसे कैटलिस्ट की बुक आती है, उससे भी अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उसको भी सॉल्व करते जाइए। बायो प्रोसेस आपने टॉपिक खत्म किया, बायो प्रोसेस का जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो खत्म किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए। क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व किए, कैटलिस्ट से या पाथफाइंडर बहुत अच्छी बुक है उससे भी सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आपको पाथफाइंडर के अलावा आपको कहाँ जाना है, डीबीटी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, डीबीटी का जो पिछले साल का क्वेश्चन है, उसमें पार्ट बी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हिट कर जाते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से। बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है, बट बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स या उसकी जो थ्योरी होती है वो कई बार हिट कर जाती है डायरेक्टली आपके गेट के एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, डीबीटी का पार्ट बी का क्वेश्चन पेपर जितने भी पुराने साल का आपको अगर मिल जाता है तो उसको जरूर सॉल्व करते चले जाइएगा,
एक और एडेड एडवांटेज है, अगर आपके पास गेट का एक्सेल का पेपर है किस किस सब्जेक्ट के लिए, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, डायरेक्टली हिट करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए गेट का एक्सेल का पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए। साथ ही साथ देखते जाइए, बायो प्रोसेस आपने किया तो आपने डीबीटी के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, आपने फिर माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ने गए तो माइक्रोबायोलॉजी में गेट एक्सेल का पेपर भी सॉल्व करते गए और बायोकेमिस्ट्री का पेपर भी सॉल्व करते गए। उन्हीं क्वेश्चंस के साथ जब आप पाथफाइंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते चले जाइए। तो इसी हिसाब से आप जब आप 2.5 महीने के बाद 2.5 मंथ्स के बाद ये पूरा का पूरा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोर और लेस 75 डेज के आसपास ये आ जाएगा। कुछ अगर आपका जल्दी हो जाता है तो उनको बफर डेज को आप यूज कर सकते हैं किसी और टॉपिक पे, जो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया है उसको उसमें यूज कर सकते हैं उसको, या अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2.5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब हम आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 मंथ की स्ट्रैटेजी या 30 डेज की स्ट्रैटेजी। 30 दिन में अब आपको और क्या क्या करना है कि जिससे आपकी 100 रैंक आ जाए आराम से। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो करते जाइए, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाइए। अगर आपके पास उससे बेटर स्ट्रैटेजी है तो ऑफकोर्स आप उसके साथ जा सकते हैं। अब 30 डेज में क्या करना है, देखिए लास्ट 1 मंथ में क्या करना है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में ये आपको रिवाइज तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। जब आप 1 महीना बचा है तो अब आपको 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर पूरा टॉपिक रिवाइज करना है, एक बार अपने आंखों के सामने से गुजार देना है उसको। न्यूमेरिकल्स, अब जाहिर सी बात है जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स फंसेंगे, या आपको टाइम लगा होगा, या आपको कॉन्सेप्ट उसका पसंद आया होगा, तो उसको मार्क जरूर कर लीजिए। जब आप रिवाइज करने जाएंगे, जब आप फाइनली रिवाइज करने जाएंगे तो उन न्यूमेरिकल्स को जरूर देख लीजिए, उन कॉन्सेप्ट्स को वापस रिविजिट कर लीजिए रिवीजन के समय, ताकि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको जरूर सॉल्व कर लें। अब आते हैं लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी पे। रिवीजन आप कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करिए, और लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ खास ध्यान दीजिए। स्टोइकियोमेट्री आप देख रहे होंगे कि मैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ऑलरेडी उसके वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं, और 4 लेक्चर्स में ऑलरेडी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर बना चुका हूं, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर बेसिकली, कि एलिमेंटल बैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस क्या होता है, मटेरियल बैलेंस क्या होता है, इस तरीके के वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि गेट के एग्जाम तक मैं सारा का सारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूं। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में स्टोइकियोमेट्री जरूर देखिए, ग्रोथ काइनेटिक्स पे जरूर ध्यान दीजिए, स्टरलाइजेशन कितने तरीके से होता है उसके बारे में पूछा जाता है, केएलए के बारे में पूछा जाता है। तो ये सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं चीजों पे ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इन चीजों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको भी रिवाइज करते चलिए। आइए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हर बार पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो ये कहां पे काटेगा। डाइजेशन किस किस तरीके से हो सकता है, यानी कि ब्लंट एंड वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आ जाता है। वेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं उस पर क्वेश्चन आ जाता है। पीसीआर के टाइप्स पे क्वेश्चन आ जाता है, नेस्टेड पीसीआर, हॉट चार्ट पीसीआर, किस तरीके से पीसीआर काम करता है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, स्प्लाइसिंग कैसे होती है, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा लैक ओपरॉन और टीआरपी ओपरॉन के बारे में पढ़िएगा। अब आते हैं इम्यूनोलॉजी। देखिए, इम्यूनोलॉजी में क्वेश्चन ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड ही आता है। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जैसे एलाइजा की टेक्निक के बारे में आ गया, रिया के बारे में आ गया। क्लासिफिकेशन, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जरूर ध्यान दीजिएगा, और एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन आईजीए, आईजीई, इस तरीके से क्लासिफिकेशन कैसे है उसका, और उन एंटीबॉडीज के बारे में जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आइसोटाइप, एलोटाइप, इस तरीके का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़े कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मैंने ऑलरेडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पे एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देखिए, उसको देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी एलाइजा के ऊपर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के रिविजिट करिए। अब आइए बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। बायोकेमिस्ट्री देखिए हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, वो हर एग्जाम में आपने अगर बायोकेमिस्ट्री एक बार अच्छे से पढ़ ली तो वो आपको हर एग्जाम में काम देगी। बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल टाइप के। न्यूमेरिकल्स आप
अगर सॉल्व कर लेंगे तो नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। एंजाइम्स में न्यूमेरिकल बेस्ड, इससे अलावा लाइनवीवर बर्ग प्लॉट V इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस, इस वाले फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनिबिशन, जो एंजाइम का इनिबिशन है, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, मिक्स टाइप इनिबिशन, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं इस पे भी आते हैं। और उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री का जो अगर हम कोर उसमें चले जाएं या साइकिल्स के बारे में देखें तो रेस्पिरेशन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, फिर आपका ETS हो गया, इस तरीके की साइकिल्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अब आते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैंने यहाँ बताया भी था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कम समय भी दिया था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो ट्रेंड है, ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं अलाइनमेंट से, डेटाबेसेस से, कौन कौन से टूल्स हैं। ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ब्लास्ट के ऊपर, ब्लास्ट के टाइप्स क्या क्या हैं उनके बारे में, फाइलोजेनेटिक ट्रीज के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, नेबर ज्वाइनिंग ट्री क्या होता है, इस तरीके के सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फाइल्स या फाइल फॉर्मेट, जो अगर आप प्रोटीन का फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो वो किस फॉर्मेट में होगी, PDB फॉर्मेट में होगी, .mol फॉर्मेट में होगी, .sdf फॉर्मेट में होगी, तो किस तरीके से ये उसका फाइल का फॉर्मेट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं जेनेटिक्स पे। मैंने बताया भी था जेनेटिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स जो होता है उसके बारे में पढ़िए। फिर आइए माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी में डिजीजेस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में पढ़िए और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। देखिए अभी तो देखिए ये कोरोना जब चला है, कोरोना के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट उसका कौन सा है, किस टेक्निक से कोरोना को डायग्नोस किया जाता है। अब बायोएनर्जेटिक्स पे आइए, अगेन न्यूमेरिकल मैंने बताया भी था, डेल्टा G, pH, बफर, इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है वो थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। अब आइए सेल बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करें। सेल बायोलॉजी में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। सिग्नलिंग के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, डेस्मोसोम क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, ऑक्लूडिन प्रोटीन क्या होता है, कैडहेरिन प्रोटीन क्या होता है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ से सेल बायोलॉजी में भी उठते हैं। और अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स कैसे हैं, एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब कोर बायोटेक्नोलॉजी में आ जाइए, यानी कि एनिमल बायोटेक या प्लांट बायोटेक। ज़्यादातर लोग स्पेशलाइज भी होते हैं एनिमल या प्लांट बायोटेक में। तो इसमें क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं, उनके बारे में पढ़िए। कल्चर के अलग अलग टाइप्स, किस तरीके का कल्चर होता है, पॉलन कल्चर क्या होता है, इस टाइप के कल्चर्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये मैंने बता दिया आपको 1 मंथ स्ट्रैटेजी। अब आप जब गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जनरल एप्टीट्यूड के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में भी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो मैट्रिक्स वगैरह है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा, बट यहाँ पे मैंने जनरल एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करना उचित समझा। वर्बल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, 2 भाग में। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो आप उसको 2 भाग में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड और वर्बल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड की जब भी आप तैयारी करें तो वर्बल एप्टीट्यूड की जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो वर्बल एप्टीट्यूड में क्या है, इंग्लिश की ग्रामर आपको सही करनी आनी चाहिए, सेंटेंस को कंप्लीट करना आना चाहिए। अगर कोई फ्रेज दिया हुआ है, उस फ्रेज से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा एनालॉजीज की प्रैक्टिस करिए, फ्रेजेस मैंने आपको बता ही दिया, रीजनिंग के बारे में भी मैंने बता दिया। अब आइए न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत टाइट क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आता है, हल्का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आप कौन कौन से टॉपिक्स, क्लॉक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरीके के, मतलब इतने एंगल पे अगर घड़ी की सुई है तो कितना बज रहा होगा, या क्या एंगल होगा अगर इतना बजा हुआ है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं। अगर बोट से पर्सन जा रहा है अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, तब उसको टाइम कितना लगेगा, उसकी स्पीड के ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर जो वर्क एंड टाइम क्वेश्चंस होते हैं, एक आदमी इतने दिन में काम करता है तो ज़्यादा लोग कितने दिन में काम करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में। और हाँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम सम अप करना चाहें तो 2.5 महीने के अंदर आप पहले अपना जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है, वो कंप्लीट कर लीजिए। ये मैंने अपने हिसाब से जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे बता दिया है।
आप इसमें कुछ कुछ चेंजेस अपने हिसाब से ज़रूर कर सकते हैं। जो आपको सब्जेक्ट ईजी लगता हो उसमें कम टाइम दे दीजिए, और जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसमें ज़्यादा टाइम दे दीजिए। याद रखिए, इसको पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा समय जनरल एबिलिटी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी देना है। और जब आप एक एक पोर्शन खत्म कर लें तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पाथफाइंडर वगैरह में दिए हुए हैं वो आप ज़रूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या करना है, जब ये आपके इस तरीके की ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो डीबीटी और डीबीटी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पार्ट बी के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लें। और एक्सेल में, गेट में एक्सेल जो जो लोग ऑप्ट करते हैं उसमें माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन ज़रूर सॉल्व कर लें। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो लास्ट पार्ट में जब 1 मंथ की आप क्वेश्चंस 1 मंथ में जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो उस समय अपना 3 घंटे का समय निकालिए एग्जाम देने के लिए। इसमें समय निकालिए, प्रॉपर उसी इन्वायरमेंट में बैठिए, एग्जाम दीजिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को उठा करके सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि तब तक कि आपका पूरा रिवीजन हो चुका होगा। मैं शुरुआत में ही पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप शुरुआत में सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नहीं लगता तो आपको बहुत आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं। इसीलिए जब ये पूरा तैयारी हो जाए, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उस समय रोज 3 घंटे का समय निकालिए, या बीच बीच में जब भी आपके पास समय हो 3 घंटे का समय निकालिए, प्रॉपर घड़ी रख करके उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, पुराने क्वेश्चंस को, और देखिए आप कितने समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो बेशक आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी गेट में। मैं गेट पे और वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में कंप्लीट करा ही रहा हूं। तो ये था मेरी तरफ से 3.5 मंथ स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने अपनी एक नई वेबसाइट भी बनाई हुई है, उस पर लॉग इन करके उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।